नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर है जहां महाजंग में पुतिन के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की चर्चा शुरू हो चुकी है। नेटो ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि कैसे शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। इस मीटिंग के बारे में जो बातें सामने आई है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। ऐसा लगता है कि जल्दी या तो नेटो रूस पर हमला कर देगा या फिर रूस नेटो पर हमला कर देगा। और इन सब के बीच पुतिन ने डोनबास में अपना सबसे खूंखार जनरल भेज दिया है। यानी अभी तक जो हुआ वो कुछ भी नहीं है। यूक्रेन में अब जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है। धमाके, मिसाइल अटैक, टैंक वॉर, रॉकेट लॉन्चर, जलती हुई इमारतें, राख हुई बिल्डिंग्स, खंडर हुए शहर, बीते एक महीने और 2 हफ्ते में आपने जो कुछ देखा ये तो सिर्फ झांकी है। अभी यूक्रेन की जंग में बहुत कुछ बाकी है। पुतिन अपना सबसे खूंखार जनरल यूक्रेन की युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। ऐसा खूंखार जनरल जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ज़ेलेंस्की ये संकल्प ले चुके हैं कि कीव से रूस की फौजों की पकड़ ढीली होने के बाद अब डॉनबास के इलाके में रूस को बहुत भीषण चुनौती दी जाएगी। पुतिन के लिए ये आन बान शान की लड़ाई। कीव के किले को पुतिन हिला नहीं पाए, लेकिन डॉनबास के इलाके पर रूस का कब्जा बरकरार है। अगर डॉनबास में भी ज़ेलेंस्की की आर्मी ने लीड ले ली तो पुतिन की सारी शान धूल में मिल जाएगी। दूसरी तरफ नेटो, यूरोप के देशों और अमेरिका की मीटिंग्स लगातार जारी है। नेटो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की परिस्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। नेटो ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो युद्ध में कब रूस से मोर्चा लेने उतरेगा। यानी यूक्रेन में अब तक आपने जो देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर। जंग की असली फिल्म अभी रिलीज होने वाली है। अभी तक आपने जो कुछ भी यूक्रेन में देखा वो जंग का पहला चरण था। दूसरा चरण शुरू होना तो अभी बाकी है। दूसरे चरण में ज़ेलेंस्की डोनबास पर कब्जा पाने की कोशिश करेंगे, वहीं पुतिन डोनबास पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे।
ये यूक्रेन का नक्शा है। इस नक्शे में ये डॉनबास रीजन है। डॉनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेस्क दो अहम इलाके हैं। रूस ने इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी पूरे इलाके में अब जबरदस्त युद्ध छिड़ने जा रहा है। डॉनबास रीजन के इन दोनों इलाकों में रूस समर्थक अलगाववादियों की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कब्जा बरकरार रखना पुतिन के लिए आसान है। आपको याद होगा, पुतिन ने युद्ध शुरू होने के फौरन बाद ही इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन पुतिन को असली चुनौती कीव में झेलनी पड़ी। अब पुतिन कीव का किला हिला नहीं सके, इसलिए जेलेंस्की ने अब कीव की सुरक्षा सफलतापूर्वक करने के बाद डॉनबास की तरफ अपने लड़ाकों को कूच करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देशों ने भी रूस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा और मंसूबा तैयार करने की प्लानिंग कर ली है। दरअसल अमेरिका और नेटो देशों का जोश अब हाई है, क्योंकि अनुमान के विपरीत कीव से रूस की फौजों की पकड़ काफी ढीली पड़ गई है। और इसीलिए अब नेटो देशों को भी लग रहा है कि रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने का वक्त नजदीक आ रहा है, ताकि इस पूरे इलाके से रूस की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इसीलिए नेटो के देश लगातार एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि रूस के खिलाफ किन परिस्थितियों में कौन सा विकल्प आजमाया जाए। पिछले सप्ताह ब्रसल्स में नेटो के मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं जब नेटो और रूस के खिलाफ युद्ध छिड़ सकता है। नेटो की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ओदेसा के पास काला सागर में यूक्रेन की सेना नेटो के द्वारा सप्लाई हुए किसी मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला करती है और रूस के नौसैनिक मारे जाते हैं, तो पुतिन नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। नेटो और रूस के बीच युद्ध की दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर नेटो देश पोलैंड और स्लोवाकिया से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियारों पर मिसाइल हमला कर देता है, तब नेटो के संविधान के आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा और नेटो देशों को पोलैंड और स्लोवाकिया की सुरक्षा के लिए रूस पर एक्शन लेना पड़ेगा। नेटो और रूस के बीच की युद्ध की तीसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि अगर डॉनबास में भयंकर लड़ाई के दौरान किसी केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो, जिसकी वजह से जहरीली रासायनिक गैसें निकलें, तब रूस पर हमला करने के लिए नेटो को मजबूर होना पड़ेगा। नेटो देशों ने भी इस बात को पहले ही भांप लिया है कि अब लड़ाई डॉनबास में होने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो फौरन यूक्रेन को घातक हथियार जेवलिन मिसाइल की सप्लाई करेंगे। ये एक एंटी टैंक मिसाइल जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में सक्षम है। इस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर भी फायर कर सकते हैं। यह अमेरिका की सेना का बहुत आजमाया हुआ हथियार है, जिसने यूक्रेन में भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। नेटो देश डॉनबास में रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी देने जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक मिसाइल किस तरह काम करती है, इन 5 तस्वीरों से समझिए। इसके साथ ही नेटो यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और इसका निशाना बहुत जबरदस्त होता है। अब डॉनबास में रूस के फाइटर जेट को इन मिसाइलों से ही जूझना होगा। मतलब नेटो रूस की तबाही का पूरा सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। अब तक नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है।
यूरोपियन यूनियन ने 8,000 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए हैं। अमेरिका ने अकेले ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। करीब 20,000 करोड़ के इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। आने वाले वक्त में डोनबास को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई होने वाली है, ये बात रूस जानता है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे काबिल और क्रूर जनरल को डोनबास के इलाके की तरफ रवाना कर दिया है। जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव, ये चेहरा देख लीजिए। पुतिन के इस सबसे जबरदस्त जनरल को पहचान लीजिए। अब आगे कई हफ्तों तक आपको यही नाम हर जगह सुनाई पड़ने वाला है। सबसे पहले ये हेडलाइन पढ़िए। ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा है, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा है। पुतिन के भरोसे पर खरा उतरने की वजह से कई बड़े बड़े तमगे जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव की शान बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने अपने इस जनरल को आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के पूरे डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में ले ले। कई अखबार अलेक्सांद्र डोवर्निकोव को बुचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहते हैं, क्योंकि साल 2016 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पुतिन से सैन्य मदद मांगी थी। दावा किया जाता है तब अलेक्सांद्र डोवर्निकोव ने सीरिया के अंदर रासायनिक हथियारों और अंधाधुंध हवाई हमलों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला था। तो इस महाजंग में पुतिन के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की चर्चा शुरू हो गई है। नेटो ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे शुरू हो सकता है। इस मीटिंग के बारे में जो बातें सामने आई है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। ऐसा लगता है कि जल्द ही या तो नेटो रूस पर हमला कर देगा या फिर रूस नेटो पर हमला कर देगा। और इन सब के बीच पुतिन ने डोनबास में अपना सबसे खूंखार जनरल भेज दिया है। यानी अभी तक जो हुआ वो कुछ भी नहीं है। यूक्रेन में अब जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है। How are you? Nice to see you. यूक्रेन के पास यूएस की युद्ध की तैयारी। बोरिस की कीव यात्रा पुतिन पर भारी। जेलेंस्की से मिलने यार आया। How are you? Nice to see you. I'm very, very, very glad to see you. How you doing? You're looking good. यूक्रेन सीमा पर बड़ा मददगार आया। यूक्रेन बॉर्डर पर अमेरिकी सैनिकों का अभ्यास करना, यूक्रेन की राजधानी कीव में यूके के पीएम का आना, ये तस्वीरें रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा मोड़ सकती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव में आना, खुले आसमान के नीचे इस बेखौफ अंदाज में व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलना, दोनों नेताओं का कीव की सड़कों पर ऐसे बिना किसी डर के मॉर्निंग वॉक करना पुतिन के लिए सीधी चुनौती की तरह है। जेलेंस्की और बोरिस का ये वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। यूक्रेन में रूस तकरीबन हर दिन मिसाइल से वार करता है, यूक्रेन के शहरों को खंडर में बदलता है। ऐसे में यूक्रेन की राजधानी कीव में कुछ भी हो सकता था, लेकिन कीव पहुंचे बोरिस जेलेंस्की के साथ सड़कों पर घूमते दिखे। यूक्रेन सरकार ने 2 मिनट से भी लंबा वीडियो शेयर किया है।
दोनों नेता कीव के खाली पड़े सिटी सेंटर पहुंचे। कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर इस तरह मॉर्निंग वॉक करना खतरे से खाली नहीं था। इन दिनों रूस के सैटेलाइट की नजर 24 घंटे यूक्रेन पर बनी रहती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए स्नाइपर्स और हाईटेक सिक्योरिटी एजेंसियां जुटी रहीं। कीव की सड़कों पर बोरिस कई राहगीरों से भी मिले। एक राहगीर तो बोरिस को कीव की सड़कों पर यूं खुले में देख भावुक हो गया। Я, мої діти, мої внуки будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. It's nice to meet you, and it's been our privilege to help you have a remarkable president, Mr. Zelensky, who's done an outstanding job. And we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद ये किसी देश के मुखिया की पहली यूक्रेन यात्रा है। ज़ेलेंस्की ने बोरिस को सच्चा मददगार बताया। Сьогодні для мене було великою честю від вашого імені, від імені усіх українців вітати у нашій столиці на Банковій щирого друга України, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Його візит в нашу державу демонструє максимально наочно: для свободи немає перешкод, для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини чи підтримувати Україну. Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це. बोरिस की इस कीव यात्रा के कई संकेत हैं। पहला संकेत, ब्रिटेन यूक्रेन के साथ है। दूसरा संकेत, ब्रिटेन यूक्रेन को और हथियारों की सप्लाई करने वाला है। कीव की सड़कों पर बोरिस के होने का तीसरा और सबसे बड़ा संकेत ये है कि अब कीव पर रूस कब्जा नहीं कर पाएगा। कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन ने पुतिन की सेना को कीव के दरवाजे से पीछे धकेल दिया है। बोरिस का ये कहना पुतिन के लिए किसी चुनौती की तरह है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना महीने भर से कीव के बाहर डटी रही। कीव के बाहरी इलाकों में प्रचंड वार हुआ, लेकिन रूस की सेना को कीव से पीछे हटना पड़ा। जंग को दूसरे मोर्चे पर शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी और इस वक्त भी उसके हौसले बुलंद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के जखीरे में मौजूद घातक विदेशी हथियार। विदेशी हथियार यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में हथियार कम न पड़े, इसलिए हथियारों की अगली खेप कुछ ही दिनों में यूक्रेन पहुंचने वाली है। इस बात का ऐलान बोरिस जॉनसन ने कीव यात्रा के दौरान भी किया। This war is certainly producing is a clarity about the vision of a future for Ukraine, where together with friends and partners, we, the UK and others, supply the equipment, the technology, the know-how, the intelligence, so that Ukraine will never be invaded again. So that Ukraine is so fortified and so protected that Ukraine can never be bullied again, never be blackmailed again, never be threatened in the same way again. In the meantime, there is a huge amount to do to make sure that Ukraine is successful, that Ukraine wins, and that Putin must. कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने 120 बख्तरबंद गाड़ियां और नई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का वादा किया है। इस वक्त यूक्रेन में कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके धमाकों ने युद्ध का रुख मोड़कर रख दिया है। लगातार रूसी सेना के हमलों को तोड़ रहा है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए। यूक्रेन रूस जंग के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत। पीएम मोदी की जो बाइडेन से होगी बात। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत।
देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर बड़ा रोपवे हादसा, 2 महिलाओं की मौत, कई घायल, 48 लोग अभी भी फंसे। हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का कार्य जारी। हेलीकॉप्टर से रेकी भी की जा चुकी है ताकि जल्द से जल्द जो फंसे सैलानी हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। रूस यूक्रेन जंग के बीच वर्ल्ड वॉर 3 की आहट हुई तेज। रूस पर हमले के लिए नाटो की हुई बड़ी मीटिंग। पुतिन ने भी डोनबास में अपने सबसे खूंखार जनरल को किया तैनात। यूक्रेन में युद्ध के दौरान विश्व की 2 बड़ी शक्तियां अमेरिका और भारत के बीच होगी बातचीत। वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच में वार्ता। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक वर्चुअल बातचीत। सबसे बड़ी बैठक, सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर मेरे यानी कि महासिद्धि के साथ। Pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu. खबर है कि रूस से जंग लड़ने के लिए जल्द ही अमेरिका भी कुछ और S-300 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देगा। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंकों से दागे गए गोलों को चकमा देते दिखाई दिए। वहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसकी ड्रोन से ली गई एक तस्वीर सामने आई जिसमें रूस के टैंक से दागा गया एक गोला ठीक उस जगह पर गिरा जहां यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए थे, और जैसे ही वो गोला वहां गिरा एक तेज धमाका हुआ। उस इलाके में रूसी सेना के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे थे और हमला होते ही वो भागकर उन्हीं गड्ढों में छिप गए। लेकिन टैंक से छोड़े गए गोले के फटने के तुरंत बाद गड्ढे में छिपे सैनिक तेजी से आगे बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि वहां 2 और धमाके हुए। इसके बाद गड्ढे में छिपकर रूसी टैंकों को चकमा दे रहे यूक्रेन के सैनिक वहीं दुबक गए। तभी उनके ठीक बगल में एक और धमाका हुआ। बताया गया कि जिस जगह रूसी सेना ने हमला किया वहां यूक्रेन की सेना ने कई बंकर भी बनाए हुए थे। उधर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए। ये श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े नेता व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की थी। ये वही नेता थे जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में गुलदस्ता दिखा, लेकिन उनके साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैक वाली अटैची दिखाई दी, जिसे देखकर यह मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी यह दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन श्रद्धांजलि सभा में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर पहुंचे, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। बाद में पुतिन ने जिरिनोव्स्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में नजर आए। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की कई महिलाओं ने अपने कीमती हैंडबैग पर कैंची चला दी। ये बैग फ्रांस की मशहूर कंपनी शनेल के हैं, जिसने पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और रूसी लोगों को अपनी चीजें बेचनी बंद कर दी। और अब इसी के बाद रूस में इस फैशन कंपनी से बदला लेना शुरू कर दिया गया। इसका जिम्मा संभाला रूस के कलाकारों और दूसरी हस्तियों ने। इन्होंने फ्रांस की कंपनी शनेल के कई हैंडबैग पर अपना गुस्सा उतारा। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक रूसी मॉडल अपना खूबसूरत हैंडबैग दिखाती नजर आई। इसके बाद उसने एक बड़ी कैंची उठाई और उससे बैग के 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह एक और वीडियो में एक महिला अपने हाथों में कैंची और इस फैशन कंपनी का हैंडबैग पकड़े दिखी। इसके बाद उन्होंने भी कैंची से बैग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बताया गया कि इन बैग की कीमत लाखों में है, लेकिन महंगे बैग पर कैंची फिराते वक्त इन महिलाओं के हाथ जरा भी नहीं कांपे। दावा है कि ऐसा कर इन सभी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन मामले में पुतिन के साथ हैं। यूक्रेन के लुहांस्क में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना के समर्थन से विद्रोही लुहांस्क के कई इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने वहां मौजूद यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी।
यही नहीं, इस वीडियो में रूस के सैनिक दुश्मन सेना पर बम बरसाते भी दिखाई दिए। रूस के इन हमलों की वजह से उस इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया। कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में रूसी सैनिकों का काफिला नजर आया, जिसमें कई टैंक भी दिखे। लुहांस्क में रूस के समर्थन वाले विद्रोही भी इस जंग में यूक्रेन को तबाह करने में जुटे हैं। उधर जंग के 44वें दिन पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और यह हमला उस वक्त हुआ जब क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। भीड़ में ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। लेकिन तभी 2 मिसाइलें स्टेशन से टकराईं, जिन्होंने वहां तबाही मचा दी। इस रॉकेट हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनकी यूक्रेन की सेना के जवान मदद करते दिखे। रेलवे स्टेशन से रॉकेट टकराने के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठने लगा, जो आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। हमले के बाद की तस्वीरों ने तो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक तस्वीर में खून से सने प्लेटफॉर्म पर कई लोगों के शव पड़े दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन पर लोगों का सामान बिखरा नजर आया। यही नहीं, एक तस्वीर में वहां एक मिसाइल भी पड़ी नजर आई, जो स्टेशन के बाहर जमीन से टकराने के बाद भी फटी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी मिसाइल भी वहां फट जाती तो वहां इससे भी बड़ी तबाही मचती। रेलवे स्टेशन पर हुए इस हमले का आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाया और आरोपों को सच साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में 2 मिसाइल आसमान में बड़ी तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को तोचका यू मिसाइल से निशाना बनाया गया और ये दोनों मिसाइलें डोनेस्क के एक इलाके से दागी गई थी। क्रमातोर्स्क पर हुए भीषण हमले के बाद यूक्रेन और रूस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। इस हमले के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहरा रहा है और रूस इसे जेलेंस्की की साजिश करार दे रहा है। इस आरोप और प्रत्यारोप के पीछे की वजह तोचका यू नाम की वो मिसाइल है, जो कभी सोवियत संघ की बड़ी ताकत हुआ करती थी। इसलिए इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि रूसी सेना जंग के पहले ही दिन से उनके देश के नागरिकों को निशाना बना रही है। Russian military hit the railway terminal in the city of Kramatorsk. हालांकि यूक्रेन के लगाए आरोपों को रूस की तरफ से खारिज कर दिया गया। रूस ने दावा किया कि तोचका यू मिसाइल सोवियत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, लुगांस्क में यूक्रेन का हमला हुआ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विद्रोहियों की बस्ती में फायरिंग की गई है। यूक्रेनी सेना ने बस्ती में आगजनी की है। लुगांस्क में विद्रोही रहते हैं और ये बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जिसमें लुगांस्क में यूक्रेन का हमला हुआ है। विद्रोहियों की बस्ती है जहां पर यह हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना ने इस बस्ती में आगजनी की है। तो यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग चल रहा है और बड़ी खबर लुगांस्क से सामने आ रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना की तरफ से बड़ा हमला यहां पर किया गया है। जो विद्रोहियों की बस्ती है वहां पर यूक्रेनी सेना की तरफ से यह हमला किया गया है, फायरिंग की गई है और आगजनी की घटना भी वहां पर देखने को मिल रही है। तो यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग लगातार 45 दिनों से ज्यादा लगातार ये चल रही है और अभी तक कोई समाधान नहीं है। एक भारी भरकम बिल्डिंग थी जो बीच से टूट गई है। एक मिसाइल हमले में बीचों बीच बिल्डिंग टूट गई। यूक्रेन का कहना है कि इन इमारतों के आसपास उसकी सेना का कोई अड्डा नहीं था, जिसका मतलब साफ है कि रूस का टारगेट यूक्रेन के निहत्थे लोग ही थे। यही वजह रही कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि बोरोद्यांका में रूस ने बुचा से भी ज्यादा क्रूरता की। वहां आम लोगों के घरों पर हमले किए गए और 1 हफ्ते तक लोग मलबे में तड़पते रहे, जिनके अब जिंदा होने की उम्मीद न के ही बराबर है। А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше. यूक्रेन का कहना है कि अभी तो राहत बचाव का काम शुरू ही हुआ है और बोरोद्यांका में महज 2 रिहायशी इमारतों के मलबे से 26 लोगों के शव बरामद हुए। जैसे जैसे मलबा हटेगा, उसके अंदर दफन रूस के कत्लेआम के सबूत परत दर परत बाहर निकलेंगे। असल में 1 हफ्ता पहले कीव के पास बुचा शहर से रूस की सेना के कब्जा छोड़ने के बाद वहां सड़क पर आम लोगों के शवों की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से पूरी दुनिया सन्न है।
लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जब बोरोद्यांका में रूस के मासूम लोगों पर ढाए गए जुल्मों से पर्दा उठेगा तो बुचा की बर्बरता भी बौनी नजर आने लगेगी। यही वजह रही कि यूक्रेन के कम्युनिटीज एंड टेरिटरीज डेवलपमेंट मिनिस्टर ओलेक्सी चेर्निशोव ने न्यूज 18 से बातचीत में पुतिन को जमकर कोसा। This is a war crime. This is not comparable with a human being. लेकिन बर्बाद इमारतों के अलावा भी हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वहां एक बांध के पास यूक्रेन की सेना एक ऑपरेशन चलाती नजर आई, जिसमें पानी के अंदर से ग्रेनेड और छोटी छोटी मिसाइलों जैसे कई हथियार निकलते दिखे। हथियार भी यूं ही पानी के अंदर नहीं फेंके गए थे, बल्कि उन्हें अच्छी तरह छिपाकर डिब्बों में पैक करके पानी में डाला गया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना ने बोरोद्यांका से निकलने की जल्दबाजी में अपने हथियार छिपा दिए ताकि उसके युद्ध अपराध के सबूत ही न बचें। इसी वजह से यूक्रेन का मानना है कि रूस की तैयारी बोरोद्यांका में और भी ज्यादा तबाही मचाने की थी, लेकिन उससे पहले ही उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि रूस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के आम लोगों को अपना निशाना बनाने से साफ इनकार कर रहा है। उधर यूक्रेन के शहर बुचा में हुए नरसंहार पर नए और चौंकाने वाले दावे हुए हैं। यूरोप के देश लातविया से चलने वाली एक वेबसाइट ने रूसी सेना पर लगे बर्बरता के आरोपों को साबित करने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिसे ड्रोन कैमरे के जरिए 23 मार्च से 30 मार्च के बीच रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया गया, यानी उस वक्त जब बुचा शहर पर रूसी सेना का कब्जा था। और इस वीडियो में बुचा शहर एक कब्रिस्तान बना दिखा। वहां बीच सड़क पर, सड़क किनारे, फुटपाथ पर हर तरफ शव ही शव पड़े नजर आए। एक शव तो साइकिल के साथ सड़क पर पड़ा दिखाई दिया, यानी जंग के दिन वो आदमी काम पर निकला था लेकिन कभी घर नहीं लौट पाया। हालांकि बुचा की सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें दुनिया पिछले कई दिनों से देख रही है, इसलिए इस वीडियो में कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो है इस वीडियो पर लिखी तारीख, जिसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि रूसी सैनिकों ने ही बुचा में लोगों की बेरहमी से हत्या की। वहीं दावा किया जा रहा है कि बुचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए वहां पुतिन के रूसिच लड़ाकों की एंट्री करवा दी गई है। ये लड़ाके भी वैगनर ग्रुप से जुड़े भाड़े के हत्यारे हैं, जो इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके कान काट लेते हैं। और ये सब होता है पुतिन के एक इशारे पर। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसिच लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में सैनिकों की वर्दी में भाड़े के ये हत्यारे खार्किव के एक इलाके में डटे दिखे। उनके पास जेड निशान वाली रूसी गाड़ी नजर आई, जबकि एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दिए। बताया गया कि पुतिन के ये किलर इतने जल्लाद होते हैं कि कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते, और हत्या करने के बाद निशानी के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं। इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाजी सेना से की जाती है। उधर यूक्रेन ने रूस की सेना पर मारियोपोल में बर्बरता के सबूत मिटाने का आरोप लगाया। बताया गया कि रूस के कब्जे वाले इलाकों से भाग रहे लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है, और आरोप है कि रूसी सेना इन लोगों को रोककर उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है, ताकि वो शहर में हुई बर्बादी और बर्बरता की तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर सकें। यही नहीं, जिन लोगों के मोबाइल में रूसी सैनिकों को ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आरोप है कि बुचा नरसंहार मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से बेदखल किए जाने के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। खबर ये भी है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए जुर्म के सबूत अब भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचने के लिए वहां के कई इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। वहां कुछ लोग अपनी गाड़ियों में तो कुछ बसों के जरिए शहर छोड़ने को मजबूर दिखे। इस बीच रूस ने पहली बार कबूल किया कि इस जंग में उसे भारी नुकसान हुआ और अच्छी खासी तादाद में उसके सैनिक मारे गए। इससे पहले यूक्रेन और नेटो ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े दिए थे, जिसे रूस अब तक खारिज कर रहा था। लेकिन अब खुद पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोव ने माना कि जंग में बड़ी तादाद में उसके सैनिक जान गंवा चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कोई सटीक आंकड़ा पेश नहीं किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान सीधी लड़ाई में कई शहरों में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की सेना भारी पड़ी और छिपकर हमले कर रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कई टैंक तबाह कर दिए गए और उन पर बैठे सैनिकों को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया, जिसकी पुष्टि पुतिन के प्रवक्ता ने भी की। We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us. रूस ने मार्च के आखिरी हफ्ते में बताया था कि उसके 1351 सैनिक युद्ध में शहीद हो चुके हैं, जबकि करीब 4000 सैनिक घायल हुए हैं। वहीं यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूस की फौज पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में रूस की सेना ने भी यूक्रेन के उस ड्रोन पर गोलीबारी की।
लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि वो ड्रोन काफी दूर तक रूस के सैनिक का पीछा करता रहा, जबकि रूस का वो फौजी आसमान में उड़ रहे उस ड्रोन पर नजर रखते हुए दौड़ता रहा। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही और उस ड्रोन ने न केवल उस पर बल्कि उसके दूसरे साथियों पर भी हमला कर दिया। उधर रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को ब्रिटेन एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देगा ताकि वो रूसी हमले का जवाब दे सके। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि आने वाले दिनों में रूस पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन रूस जंग के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत। पीएम मोदी की जो बाइडेन से होगी बात। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की भी कई अहम मुद्दों पर होनी है बात। फिर विवादों में घिरा दिल्ली का जेएनयू। रामनवमी के दिन छात्रों के 2 गुटों में झड़प। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। हिंसा के लिए बीजेपी ने लेफ्ट पर साधा निशाना। अमित मालवीय ने ट्वीट कर सीताराम येचुरी को किया। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का किया इस्तेमाल। गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा की आज होगी गोरखपुर कोर्ट में पेशी। अब तक की पूछताछ में सामने आए तथ्यों की जांच के लिए मुर्तजा की कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी एटीएस की टीम। देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर बड़ा रोपवे हादसा। 2 महिलाओं की मौत, कई घायल, 48 लोग अभी भी फंसे। हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का कार्य जारी। हेलीकॉप्टर से रेकी भी की जा चुकी है ताकि जल्द से जल्द जो फंसे सैलानी हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भड़के ज़ेलेंस्की ने बताया उन्हें शैतान। कहा बुचा नरसंहार पर झूठ बोल रहे पुतिन का सच एक दिन दुनिया के सामने आएगा। Ще один тиждень, коли Україна живе, попри усі зусилля Росії знищити нас. रूस यूक्रेन जंग के बीच वर्ल्ड वॉर की 3 की आहट हुई तेज। रूस पर हमले के लिए नाटो की हुई बड़ी मीटिंग। पुतिन ने भी डोनबास में अपने सबसे खूंखार जनरल को किया तैनात। पीएम बनने से पहले ही शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर का राग। कहा कश्मीर मुद्दे का हल निकले बिना भारत से शांति संभव नहीं। पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के लिए आज नेशनल असेंबली में दोपहर 2:30 बजे होनी है वोटिंग। इमरान खान के पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद उनके समर्थकों का हंगामा। इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद समेत कई शहरों में किया प्रदर्शन। लंदन में भी नवाज शरीफ के घर के बाहर इमरान समर्थकों का बवाल। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा अभी भी चालू है। जिसकी सत्ता गई वो भी शरीफ नहीं था और जो कुर्सी पर बैठने वाला है, जो काबिज होने वाला है, उसका भी इतिहास दागदार ही है। पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच आज शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो पाकिस्तान में क्या माहौल बना हुआ है उसकी बानगी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन शपथ से पहले शहबाज शरीफ ने आखिर क्यों कश्मीर का राग एक बार फिर से अलापा है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। ये हम सबको मालूम है कि जो उनकी पार्टी है उनका स्टैंड क्या रहा है। लेकिन 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। विपक्ष ने पीएमएल नेता शहबाज शरीफ को अपना नेता चुन लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर जो मिल रही है, शहबाज शरीफ ने पीएम प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। यह नामांकन उन्होंने कल ही दाखिल किया। इमरान की पार्टी पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी चुना है। आज नए प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इस बीच इमरान की पार्टी के नेता ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ के शपथ ग्रहण से पहले उनके सभी सांसद इस्तीफा दे देंगे। वहीं हार से बौखलाए इमरान समर्थकों ने लंदन से लाहौर तक जोरदार हंगामा किया। तो पाकिस्तान में आज का दिन भी बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि आज शहबाज शरीफ वो चेहरा होंगे जिनको वोटिंग के जरिए पीएम चुन लिया जाएगा। संसद से हारे इमरान खान का क्या होगा, यह आगे तय हो जाएगा। लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया है। लंदन से लाहौर तक कैसे इमरान समर्थकों ने कैसे कोहराम मचाए है और कैसे वहां से अलग अलग तस्वीरें ये बताती है कि पीटीआई की बौखलाहट है। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए।
प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन के दौरान ड्रामेबाजी भी खूब। हम अपने मुल्क, हम इमरान खान के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम भिखारियों के हुक्मरान नहीं कबूल कर सकते। वो खुद भिखारी है और हम ही कहते हैं हम भिखारी हैं। खुद अरबों के मालिक बन के बैठे हैं और हम भिखारी हैं। हम भिखारी नहीं है। हमें इमरान खान वापिस चाहिए। लंदन में नवाज के घर के बाहर दोनों तरफ के समर्थकों की भिड़ंत में कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। लंदन की तस्वीरें आपने देखी, अब पाकिस्तान के शहर शहर हुए मिडनाइट ड्रामे की भी तस्वीरें देखी। सत्ता गंवाने वाले इमरान के समर्थकों का हंगामा नॉन स्टॉप हो रहा है। पाकिस्तान के करीब हर बड़े शहर से तस्वीरें आई। नियाजी के समर्थकों ने इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। पाकिस्तान की सड़कों पर कल रात इमरान समर्थकों की गुंडागर्दी, अराजकता की एक एक तस्वीर। तो एक तरफ इमरान के समर्थक हंगामा कर रहे हैं, तो इमरान उनको धन्यवाद भी देते हुए नजर आए। इमरान खान ने विरोधियों को मीर जाफर बताते हुए ट्वीट किया है। क्या कहा है वो आपको बता दें। अमेरिका के समर्थन से सरकार गिराने वाले मीर जाफरों के खिलाफ मेरा साथ देने वाली पाकिस्तान की जनता का शुक्रिया। आपका समर्थन यह दिखाता है कि किस तरह से आप लोगों ने जमानत पर बाहर आए हुए लोगों को सत्ता सौंपे जाने को नकार दिया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इमरान खान ने यह ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरा साथ देने वाली पाकिस्तान की जनता, यूएस के समर्थन से सरकार गिराने वाले मीर जाफरों के खिलाफ मेरा साथ देने वाली पाकिस्तान की जनता का शुक्रिया। आपका समर्थन यह दिखाता है कि किस तरह से आप लोगों ने जमानत पर बाहर आए हुए लोगों को सत्ता सौंपे जाने को नकार दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान तो गए, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या विपक्ष के उम्मीदवार शहबाज शरीफ जब पीएम बनेंगे तो इमरान जेल जाएंगे? Welcome back to पुराना पाकिस्तान। इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं। इमरान के 3.5 साल के शासन का अंत हो गया। CNN के रिपोर्टर मनोज गुप्ता को सूत्रों से जानकारी मिली कि अब इमरान के पार्टी के सभी सांसद इस्तीफा देंगे। मतलब चलते चलते इमरान पब्लिक के बीच आखिरी बॉल डाल रहे हैं। 10 अप्रैल को रात चले पाकिस्तान के सियासी ड्रामे को अब सीन दर सीन नहीं बल्कि दृश्य दर दृश्य समझिए, क्योंकि आवाम का इमरान में विश्वास पहले ईंट दर ईंट गिरा, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। अहम खबर आपको दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी, ये फैसला किया गया है। इजलास में अवामी राबता मुहिम और पुरअमन एहतजाज से मुतालिक भी मुशावरत की गई। 12 अप्रैल को पेशावर में जलसा-ए-आम के इनेकाद का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान के नाटक का ये इंटरवल है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। असल में इस एक सियासी फिल्म के 2 क्लाइमैक्स हैं, लिहाजा पूरे ड्रामे को गौर से देखना जरूरी है, क्योंकि इसके सेंट्रल कैरेक्टर भले ही इमरान खान नियाजी हों, इस नाटक में किरदार एक से एक करप्शन वाले, कुर्सी से चिपके रहने वाले, सत्ता की मलाई खाने के इंतजार में रहने वाले,
मतलब मल्टी कैरेक्टर। शुरू करते हैं किरदार नंबर 1 से। पाकिस्तान का सियासी ड्रामा। दृश्य 1, किरदार नंबर 1, इमरान खान नियाज़ी। इकबाल खो चुके सुल्तान का सर झुका हुआ है, चेहरे पर मुस्तकबिल की परेशानी का गहरा भाव है। आगे क्या होगा, मौला रे वाली फीलिंग है। किरदार बिल्कुल सधे कदमों के साथ विदा हो रहा है। वो रंग, वो नूर, वो बुशरा बीवी के काले जादू का कमाल। इमरान खान नियाज़ी की हसरतों के महल को कोई बचा ना सका। सीन बदलता है। पाकिस्तान का सियासी ड्रामा। किरदार नंबर 2, शाहबाज शरीफ। भाई की राजनीतिक कमाई एक भाई के काम आ गई है। चेहरे पर सुकून का भाव है। 70 साल में बिल्कुल ताजा एहसास है। अचकन सिलवाली गई है। भतीजी मरियम नवाज के रहमो करम की बस हलफ उठानी है। नियाज़ी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गद्दी इन्हीं शाहबाज शरीफ को संभालनी है। आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान का सियासी ड्रामा। किरदार नंबर 3, नवाज शरीफ। पाकिस्तान के सियासी ड्रामे का एक किरदार लंदन में बैठा है। लंबे कोट, बिल्कुल उत्साहत से भरे बोल। इमरानी हुकूमत का अंत करने का चेहरे पर संतोष। नाम है नवाज शरीफ। इन दो भाइयों के बीच की बॉन्डिंग से सुल्तान ने सल्तनत ही खो दी। धोखा, साजिश, घातों, भीतर घातों ने इमरान खान नियाज़ी को रुखसत कर दिया। पाकिस्तान के सियासी ड्रामे में किरदारों की लंबी फहरिस्त है, लिहाजा पूरे इत्मीनान से 6 दृश्यों वाले इस नाटक को देखते जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में न सिर्फ इमरान की सरकारगिरी है, पाकिस्तान का सियासी ड्रामा। दृश्य नंबर 2, किरदार नंबर 4, मरियम नवाज। एक ऐसे चेहरे की एंट्री हुई है जिसने इमरान के द एंड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज बला के खूबसूरत और सियासी समझ, मतलब गजब की ब्यूटी विद ब्रेन है। 49 साल की मरियम नवाज देश की बुलंद आवाज बनकर उभरी है। पाकिस्तान का सियासी ड्रामा। दृश्य 3, किरदार नंबर 5, बिलावल भुट्टो। इस नाटक के और 2 प्रमुख किरदार हैं। एक हैं बिलावल भुट्टो, जिनका मजाक उड़ाते हुए इमरान खान ने कहा था कि बारिश आती है तो पानी आता है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बता दिया कि इमरान खान के राज को उखाड़ फेंकने के लिए हाथ बिलावल भुट्टो का भी लगा है। Welcome back to Purana Pakistan. जनाबे चेयरमैन, में 3-4 साल अब इस हाउस का मेंबर रहा हूं, और जितना मैंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है, शायद ज़िंदगी भर नहीं सीखा हूं। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पाकिस्तान का सियासी ड्रामा। दृश्य 4, किरदार नंबर 6, मौलाना फजलुल रहमान। और जो अंतिम नाम है मौलाना फजलुल रहमान, पूरा मुल्क इनके करप्शन के कारनामों से वाकिफ है।
लेकिन इन किरदारों का काम रात वाले नाटक में ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि सबसे अव्वल किरदार की अभी एंट्री बाकी थी और वो थे जनरल बाजवा। पाकिस्तान का सियासी ड्रामा दृश्य 5 किरदार नंबर 7 जनरल कमर जावेद बाजवा। विपक्ष ने इमरान खान नियाजी के सत्ता गिराने का जो खेल शुरू किया था उसे जनरल बाजवा ने मुकाम तक पहुंचा दिया, इमरान को हुकूमत से बेदखल कर दिया। पाकिस्तान का ड्रामा इस्लामाबाद टू लंदन तक चला। एक इमरान समर्थक को सुनिए। हम अपने मुल्क, हम इमरान खान के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम भिखारियों के हुक्मरान नहीं कबूल कर सकते। वो खुद भिखारी है और हम ही कहते हैं हम भिखारी हैं। खुद अरबों के मालिक बन के बैठे हैं और हम भिखारी हैं। हम भिखारी नहीं है। हमें इमरान खान वापिस चाहिए। हम भी नहीं इनको हुक्मरान। डीजल हमारा सदर बनेगा। हमें शर्म आएगी कि सबको कहते कि डीजल हमारा सदर है। किरदारों की भूल भुलैया में पाकिस्तान के सियासी ड्रामे का मजा किरकिरा ना हो, लिहाजा नाटक के मुख्य किरदार पर फोकस कीजिए, क्योंकि इमरान सिर्फ सत्ता से नहीं जाएंगे, जेल जाने की भी तैयारी हो रही है। सवाल है कि क्या इमरान खान गिरफ्तार होंगे? अब इमरान खान क्या करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि जिसे प्रधानमंत्री पद मिलेगा वो कौन है, कैसा है और वो क्या पाकिस्तान को चला पाएगा? प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनने के बाद इमरान खान गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर भाग सकते हैं। इसलिए इमरान खान के देश छोड़ने पर रोक लग गई है। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तीनों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाने की मांग की गई है। इससे पहले पीएमएल-एन की नेता मरियम नवाज ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले सदन में इमरान खान का नाम लिए बिना मांग की थी कि इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इमरान खान सरकार के गिरने का रिएक्शन दिखने लगा है। इमरान खान के करीबियों के घर छापेमारी की जा रही है। खुद तहरीके इंसाफ पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई है। बेहद परेशान करने वाली खबर, डॉक्टर अरसलान खालिद मोहम्मद के घर छापा मारा गया है और उन्होंने उसके परिवार से सभी फोन ले लिए हैं। हालांकि पीएमएल-एन के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने बदले की कार्रवाई से इनकार किया था कि हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे। हम